बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 के लिए आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है, जिसमें से अगर आप 30 में से 25 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। नहीं तो आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। इस वीडियो में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के वो 30 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हर प्रश्न के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का आंसर बताते चलेंगे और एक प्रश्न आपको होमवर्क में भी दिया जाएगा, उसको भी आपको नेक्स्ट डे बताना होगा। तो चलिए आज का प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है? किस उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। आपके पास 4 ऑप्शन है तो इसका सही आंसर बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, तो इसका सही आंसर जाबालोपनिषद हो जाएगा। जाबालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है जो लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1965। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1960 हो जाएगा। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये समझौता जो है सिंधु जल समझौता विश्व बैंक ने करवाया था। वर्ल्ड बैंक ने सिंधु जल समझौता करवाया था और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। विश्व बैंक का मुख्यालय, WB की मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक जिसे हम लोग कहते हैं, उसका मुख्यालय मनीला में है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत में सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? चारों ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आप लोग जल्दी से सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का। भारत में सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। जो लोग भी गुजरात आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि विश्व के सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कनाडा है। अगर भारत का राज्य पूछे, अगर भारत में पूछे कि सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है तो ये तो गुजरात हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विश्व के सबसे लंबी तटीय समुद्र सीमा वाला देश कौन सा है तो कनाडा है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, गांधी जी ने भारत लौटने पर सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ करा रहे हैं वो सभी 10th के सिलेबस पर हैं, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसका PDF भी आपको मिलेगा, तो किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इस प्रश्न का जो लोग राइट आंसर चंपारण बता रहे हैं वह उनका सही है। चंपारण इनका राइट आंसर है। गांधी जी ने भारत लौटने पर सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। चंपारण में 1917 में किया। अगर पूछे कि सबसे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद किस सन में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, तो 1917 में। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो RBI का राष्ट्रीयकरण जो है वह आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ। 1 अप्रैल 1935 को 5 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है। 1 अप्रैल 1935 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि RBI किस अधिनियम के तहत RBI की स्थापना की गई? किस एक्ट के तहत RBI की स्थापना की गई? तो 1934 में जो एक्ट आया था उसके तहत RBI का स्थापना किया गया था।
अगला प्रश्न पूछेगा कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य आपका 8 है। जी हाँ, 8 जो लोग भी कर रहे हैं उनका सही आंसर है भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस की मात्रा है वह कौन सी गैस है। आपको बताना है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है। तो नाइट्रोजन की है, सभी लोग जानते हैं 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है। तो नाइट्रोजन बिल्कुल यहाँ सही आंसर हो जाता। और ब्रह्मांड में अगर पूछे कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है तो हाइड्रोजन गैस है। आप लोग याद रखिएगा, अगर वायुमंडल में पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, वही पूछे कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है मोबाइल स्क्रीन पर, आप लोग जल्दी से देखकर कमेंट कीजिए। बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोग बता रहे हैं 22 अप्रैल। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है आप लोग का, बहुत जल्दी आप लोग आंसर बता दे रहे हैं। विटामिन B12 जो है वह आपका कोबाल्ट धातु में पाई जाने वाली विटामिन है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। जल्दी से आप लोग बताइए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। बिल्कुल सही आंसर साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन ए केसिन, ऑप्शन बी प्रोलेमिन। आपके पास 2 ही ऑप्शन है। चलिए 50-50 का खेल खेलते हैं। 50-50 का खेल खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास 2 ऑप्शन है और दोनों में से कौन सा सही है बताना है। सबका सही होना चाहिए। बहुत अच्छे, सबका सही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, दाल में प्रोलेमिन विटामिन पाए जाते हैं। दाल में कौन सी विटामिन पाई जाती है। प्रोलेमिन विटामिन। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस 2016 में घोषित किया गया। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस कब घोषित किया गया, 2016 में। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं। बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं। सभी लोग जानते हैं कि बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। बुध ग्रह का उपग्रह नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। बिल्कुल परीक्षा में आने वाला प्रश्न, जल्दी से आप इसका सही आंसर बताइए। चलिए ऑप्शन भी बता देते हैं। ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी हेमिस, ऑप्शन सी जिम कार्बेट, ऑप्शन डी नामेरी। बिल्कुल सही आंसर आने शुरू हो गए हैं। काजीरंगा जो लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। एक सींग वाला गेंडा जो है वह काजीरंगा में पाया जाता है। एक प्रश्न है अगला कि 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ है। यह ऋग्वेद से प्रश्न है और जो वेद हम लोग पढ़ते हैं उसी से प्रश्न है कि 4 वर्णों का उल्लेख जो है आपको किस मंडल में मिलता है। तो वह मिलता है 10वें मंडल में। 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है और वह 4 वर्ण कौन सा है। तो ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है और क्षत्रिय है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। जल्दी से आप आंसर बताएं कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। सभी लोग का दार्जिलिंग आंसर आ रहा है। जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं दार्जिलिंग, तो बता दें कि उनका आंसर गलत है। दार्जिलिंग इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर बेंगलोर है। कॉफ़ी बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर है, बोर्ड होगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है तो कोलकाता में है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ फायरमैन, बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। यहाँ आप रट जाइए इस प्रश्न को। इस प्रश्न को अपने रफ में या कॉपी में नोट कर लीजिए। यह 1 नंबर आपको देने वाला है। अग्निशामक वस्त्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए एस्बेस्टोस के, ऑप्शन बी अभ्रक के, ऑप्शन सी टैल्क के, ऑप्शन डी एसिटाएटाइड के। जल्दी से आप बताइए। सभी लोग का आंसर गलत आ रहा है। सभी लोग का आंसर गलत आ रहा है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका एस्बेस्टोस हो जाएगा। एस्बेस्टोस के द्वारा अग्निशामक वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, एनी बेसेंट हो जाएगा। में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। और पुणे में कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। 24 जो लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एक बार अपने सभी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड यहाँ आएँ और अपनी पढ़ाई को और आगे तक ले जाएं। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न, भारत का कोलवा पॉइंट कहाँ है? भारत का कोलवा पॉइंट, भारत का कोलवा पॉइंट कहाँ है? तो जल्दी से आप बताइए। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा, मुंबई। भारत का कोलवा पॉइंट जो है वह मुंबई है। भारत का कोलवा पॉइंट अगर पूछे तो मुंबई है। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपके एग्जामों में पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो यह कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। और वही पूछे भारत और पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ रेखा। तो इसका राइट आंसर मैकमोहन रेखा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग उस तरह से भी याद कर सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है और भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि भारत में नौका दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? जल्दी से आप लोग आंसर बताने का कष्ट करेंगे कि भारत में नौका दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है। तो बिल्कुल सही आंसर केरल। कथकली जहाँ का लोक नृत्य है केरल, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो भारतीय मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? आपको यह पूछा है कि भारतीय मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 थी। भारतीय मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन वर्तमान संविधान में कुल 22 भाषाएं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न, आपको कोई ऑप्शन इसके लिए नहीं मिलने वाला है। आप लोग डायरेक्ट आंसर बताइएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पहले के भी वीडियो में यह क्वेश्चन हम आपको बताए हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से आप लोग बताइए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, 14 सितंबर सही आंसर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछे तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है?
तो तुलबुल परियोजना आपका झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर आपका तुलबुल परियोजना है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था? तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था और 1922 में चौरा चौरी कांड जब हुआ उसके बाद इस आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है, लीवर होती है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा। किसी भी प्रश्न का आंसर देने से पहले आपका यह फर्ज बनता है कि उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े, नहीं तो आंसर याद रहते भी आप लोग गलत कर दीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का दूसरा राज्य, यहाँ दूसरा राज्य पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। सबसे पहले आप जान लीजिए कि यूपी तो पहले नंबर पर आता है, तो दूसरा नंबर पर कौन आएगा? महाराष्ट्र आएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो आप अगर झंडा को देखते हैं, अगर आप तिरंगा देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि जो होता है उसका लंबाई अधिक होता है और चौड़ाई कम होता है। लंबाई उसका अधिक होता है और चौड़ाई उसका कम होता है। लंबाई अधिक होता है और चौड़ाई उसका बहुत कम होता है। तो आप जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है। तो 3:2 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सही आंसर। आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन आता है 2:3 या 3:2, तो इसीलिए यह चित्र हम आपके लिए बनाए हैं ताकि किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। देख लीजिए, मान लीजिए लंबाई है और यह चौड़ाई है, तो L गुने B मतलब 3:2। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और यह आपको होमवर्क के लिए है। आप अगले वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे और आप लोग इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, और जिनका सबसे पहले आंसर आएगा उनका नाम भी लिया जाएगा अगले वीडियो में, कि जो भी सही किए हैं उनका नाम लिया जाएगा और उनको सारे क्वेश्चनों का PDF बिल्कुल उनके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। तो आप भी इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को धर्म प्रमुखता किस पर आधारित थी? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को धर्म प्रमुखता किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए पशु और मानव बलि पर, ऑप्शन सी मातृ देवी की पूजा पर, ऑप्शन सी प्राकृतिक पूजा पर, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर। तो इसका राइट आंसर आप इस वीडियो में कमेंट में बताइएगा, और अगले वीडियो में अगर आपका सही आंसर आता है तो आपका नाम भी लिया जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन थे जो आपके बिहार पुलिस फायरमैन में बहुत मदद करेंगे एग्जाम। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखे होंगे और वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।